हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन शुरू करेंगे जो फंडामेंटल राइट्स को ज़िंदा रखता है और जिसके बिना कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक बुक बनकर रह जाता। आज का टॉपिक है 5 टाइप्स ऑफ रिट्स। मैं आपको ये क्लियरली बता देती हूँ, अगर आप जुडिशरी एस्पिरेंट हैं, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या फिर लॉ स्टूडेंट हैं तो रिट्स एक नॉन नेगोशिएबल टॉपिक है। और इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये नहीं कि आप 5 रिट्स के नाम याद कर लें, बल्कि ये समझें कि स्टेट पावर को कंट्रोल कैसे किया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया तो उन्होंने एक बात क्लियरली कही, राइट्स तभी मीनिंगफुल होते हैं जब उनका रेमेडी अवेलेबल हो। इसी वजह से आर्टिकल 32 को उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल कहा। इस वीडियो से आप ये समझ लेंगे कि क्यों कोर्ट्स को गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। अब सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि रिट होते क्या हैं। रिट का मतलब होता है कोर्ट का एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर जो किसी अथॉरिटी को कुछ करने या कुछ ना करने का डायरेक्शन देता है। ये कॉन्सेप्ट हमने ब्रिटिश लीगल सिस्टम से अडॉप्ट किया है, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इससे एक कॉन्स्टिट्यूशनल वेपन बना दिया। इंडिया में रिट्स सिर्फ एक प्रोसीजर नहीं है, ये पावर का कंट्रोल मैकेनिज्म है। जब लेजिस्लेचर लॉ बनाता है, जब एग्जीक्यूटिव उस लॉ को इम्प्लीमेंट करता है और जब कहीं पावर का मिसयूज़ होता है तो जुडिशरी रिट के थ्रू इंटरवीन कर सकती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिट्स 2 जगह मिलती हैं, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है सिर्फ फंडामेंटल राइट्स एनफोर्स करने के लिए। आर्टिकल 226 हाई कोर्ट को पावर देता है फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ लीगल राइट्स एनफोर्स करने के लिए। इसी वजह से हाई कोर्ट की रिट पावर स्कोप में सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा वाइड है। अब सवाल आता है, रिट्स इतने इम्पॉर्टेंट क्यों हैं? इसका आंसर बहुत सिंपल है। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं और आप कोर्ट नहीं जा सकते तो राइट्स सिर्फ नाम के रह जाते हैं। रिट्स स्टेट को ये मैसेज देते हैं कि आप अनलिमिटेड पावर नहीं रखते, चाहे पुलिस हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे गवर्नमेंट हो। अगर लॉ से बाहर गए तो रिट्स के थ्रू कोर्ट इंटरवीन करेगी। इसी वजह से रिट्स को कॉन्स्टिट्यूशनल चेक ऑन स्टेट पावर कहा जाता है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिट्स डायरेक्टली रूल ऑफ लॉ से कनेक्टेड है। रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है लॉ सुप्रीम है, गवर्नमेंट नहीं, और रिट्स इसी प्रिंसिपल को एनफोर्स करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 5 टाइप्स ऑफ रिट्स हैं। सबसे पहले आता है हेबियस कॉर्पस, सेकंड है मैंडेमस, थर्ड है प्रोहिबिशन, फोर्थ है सर्टियरी और फिफ्थ है क्यू वारंटो। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए, ये 5 रिट्स एक जैसी नहीं हैं। हर रिट का अलग पर्पस, अलग स्कोप और अलग कंडीशंस हैं। इसी वजह से एग्जाम्स में रिट्स के बीच डिफरेंस पूछा जाता है। अगर आपने ये सिर्फ डेफिनेशन लेवल पर पढ़ा तो मेंस में आपके नंबर कम रह जाते हैं, लेकिन अगर आप ये समझ गए कि कौन सी रिट का भी इशू होती है तो आप स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाते हैं। अब हम डिटेल में पहली और सबसे पावरफुल रिट पर आते हैं, हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस का लिटरल मीनिंग होता है प्रोड्यूस द बॉडी। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर किसी पर्सन को इलीगल तरीके से डिटेन किया गया है तो कोर्ट ऑर्डर करेगी कि उस पर्सन को कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया जाए। ये डायरेक्टली पर्सनल लिबर्टी से कनेक्टेड है, इसीलिए हेबियस कॉर्पस को सबसे पावरफुल रिट माना जाता है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिए, हेबियस कॉर्पस सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट ही नहीं बल्कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी इशू हो सकती है अगर डिटेंशन इलीगल है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर पुलिस बिना एफआईआर के अरेस्ट कर लेती है, बिना ग्राउंड्स बताए कस्टडी में रख लेती है, या फिर कोई प्राइवेट पर्सन किसी को इलीगल कन्फाइनमेंट में रखता है तो हेबियस कॉर्पस इशू होती है। कोर्ट सिर्फ ये नहीं देखती कि डिटेंशन किसने की, कोर्ट ये देखती है कि डिटेंशन लॉफुल है या नहीं। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, हेबियस कॉर्पस का स्कोप बहुत वाइड है। इस रिट का मेन फोकस होता है सिर्फ एक चीज़ पर, डिटेंशन लीगल है या इलीगल। कोर्ट ये नहीं देखती कि डिटेंशन स्टेट ने की है या प्राइवेट पर्सन ने। कोर्ट ये नहीं देखती कि एक्यूज्ड का ऑफेंस क्या है। कोर्ट सिर्फ एक क्वेश्चन पूछती है, क्या किसी को उसकी लिबर्टी से लॉ के अकॉर्डिंग डिप्राइव किया गया है। अगर आंसर नो है तो कोर्ट तुरंत रिलीज का ऑर्डर दे सकती है। इसी वजह से हेबियस कॉर्पस को स्विफ्टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी कहा जाता है। एक लाइन याद रखिए, हेबियस कॉर्पस इज कंसर्न विद लीगैलिटी ऑफ डिटेंशन, नॉट जस्टिफिकेशन ऑफ डिटेंशन।
अब अगला सवाल आता है, हैबिस कॉर्पस कौन फाइल कर सकता है? नॉर्मली डिटेन्ड पर्सन खुद पिटीशन फाइल कर सकता है, लेकिन अगर डिटेन्ड पर्सन खुद कोर्ट अप्रोच करने की पोजीशन में नहीं है, जैसे इलीगल कस्टडी, जेल या मेंटल इनकैपेसिटी, तो कोई भी पर्सन उसकी तरफ से पिटीशन फाइल कर सकता है। इसे कहते हैं नेक्स्ट फ्रेंड प्रिंसिपल, यानी पर्सनल इंटरेस्ट होना मैंडेटरी नहीं है। अब दूसरा सवाल, हैबिस कॉर्पस किसके अगेंस्ट इशू होती है? इस रिट का एक यूनिक फीचर है, ये सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट ही नहीं बल्कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी इशू हो सकती है। अगर कोई प्राइवेट पर्सन इलीगल कन्फाइनमेंट में रखता है तो भी हैबिस कॉर्पस मेंटेनेबल है। इस फीचर की वजह से हैबिस कॉर्पस को सबसे पावरफुल लिबर्टी प्रोटेक्टिंग रिट माना जाता है। एडीएम जबलपुर केस। अब हम हैबिस कॉर्पस के सबसे कंट्रोवर्शियल और मोस्ट आस्क्ड केस पर आते हैं, एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला, जिसे हम हैबिस कॉर्पस केस ड्यूरिंग इमरजेंसी के नाम से जानते हैं। 1975 के इमरजेंसी के दौरान आर्टिकल 21 सस्पेंड कर दिया गया। सवाल ये था कि जब आर्टिकल 21 सस्पेंड है, क्या हैबिस कॉर्पस मेंटेनेबल होगी या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने मेजॉरिटी ओपिनियन में कहा कि जब इमरजेंसी में आर्टिकल 21 सस्पेंड है तो इलीगल डिटेंशन के अगेंस्ट हैबिस कॉर्पस फाइल नहीं की जा सकती। इस जजमेंट के बाद में जुडिशरी के बिगेस्ट फेलियर माना गया। कोर्ट ने बाद में ये एक्सेप्ट किया कि ये डिसीजन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के अगेंस्ट था। इसी केस में जस्टिस HR खन्ना का डिसेंट आज भी गोल्डन वर्ड्स माना जाता है। उन्होंने कहा, इवन इन एब्सेंस ऑफ आर्टिकल 21 स्टेट हैज़ नो पावर टू डिप्राइव लाइफ एंड लिबर्टी विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ। एडीएम जबलपुर के बाद कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने भी रियलाइज़ किया कि लिबर्टी को इतना वल्नरेबल नहीं छोड़ा जा सकता। इसीलिए 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया। इस अमेंडमेंट के बाद आर्टिकल 20 और 21 को भी इमरजेंसी में भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये हुआ कि अब चाहे इमरजेंसी हो या ना हो, लाइफ और पर्सनल लिबर्टी हमेशा प्रोटेक्टेड रहेगी। ये अमेंडमेंट हैबिस कॉर्पस की इम्पोर्टेंस को और भी स्ट्रॉन्ग करता है। आज के टाइम में एडीएम जबलपुर जजमेंट इफेक्टिवली ओवररूल्ड माना जाता है और लिबर्टी सेंट्रिक अप्रोच फॉलो की जाती है। याद रखिए, एडीएम जबलपुर इज़ नो लॉन्गर गुड लॉ। ये एक लाइन एग्जामिनर को बहुत इम्प्रेस करती है। अब हम हैबिस कॉर्पस के बाद दूसरी इंपॉर्टेंट रिट पर आते हैं, मेंडामस। मेंडामस का लिटरल मीनिंग होता है वी कमांड। इस रिट का यूज़ तब होता है जब कोई पब्लिक अथॉरिटी अपनी लीगल ड्यूटी परफॉर्म नहीं करती। कोर्ट्स उस अथॉरिटी को कमांड देती है कि वो अपना स्टेटूटरी या कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी परफॉर्म करे। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझिए, हैबिस कॉर्पस का फोकस होता है लिबर्टी पर, जबकि मेंडामस का फोकस होता है ड्यूटी पर। मेंडामस तब इशू होती है जब लीगल ड्यूटी एग्जिस्ट करती हो, अथॉरिटी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रही हो और ड्यूटी डिस्क्रिशनरी नहीं बल्कि मैंडेटरी हो। एक और गोल्डन रूल याद रखिए, मेंडामस प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट इशू नहीं होती और मेंडामस प्रेसिडेंट और गवर्नर के ऑफिशियल एक्ट्स के अगेंस्ट भी इशू नहीं हो सकती। अब हम मेंडामस के स्कोप और कंडीशंस को समझते हैं। सबसे पहली कंडीशन ये है कि मेंडामस तभी इशू होती है जब लीगल ड्यूटी एग्जिस्ट करती हो, मतलब कोई अथॉरिटी के पास सिर्फ मोरल ऑब्लिगेशन होना काफ़ी नहीं है, उसके पास स्टेटरी या कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि ड्यूटी मैंडेटरी नेचर की होनी चाहिए, डिस्क्रिशनरी नेचर नहीं होना चाहिए ड्यूटी का। अगर अथॉरिटी के पास चॉइस है कि वो अपना काम करे ना करे तो मेंडामस इशू नहीं होगी। तीसरी कंडीशन ये है कि पेटिशनर के पास लीगल राइट होना चाहिए जिसका इन्फोर्समेंट वो मांग रहा है। अब हम मेंडामस की लिमिटेशंस पर आते हैं। मेंडामस प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट इशू नहीं होती। मेंडामस प्रेसिडेंट और गवर्नर के ऑफिशियल एक्ट्स के अगेंस्ट इशू नहीं होती क्योंकि उनके एक्ट्स कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी के अंदर आते हैं। मेंडामस कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस के लिए नॉर्मली इशू नहीं होती जब तक कॉन्ट्रैक्ट पब्लिक लॉ कैरेक्टर का ना हो, और मेंडामस पॉलिसी डिसीजंस के अगेंस्ट भी इशू नहीं होती जब तक पुलिस आर्बिट्ररी या अनकॉन्स्टिट्यूशनल ना हो। इसलिए याद रखिए, मेंडामस एक पावरफुल रिट है लेकिन अनलिमिटेड नहीं है। मेंडामस के कंटेक्स्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है गुजरात
स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन वर्सेस लोटस होटल्स। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब स्टेट अथॉरिटी अपने प्रॉमिस या एश्योरेंस के बेसिस पर किसी पार्टी को इंड्यूस करती है और बाद में आर्बिट्रेरली मना कर देती है तो मैंडेमस इशू हो सकती है। कोर्ट ने कहा, पब्लिक लॉ एलिमेंट को हाईलाइट किया। इस केस में एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल निकला, अगर कॉन्ट्रैक्ट में पब्लिक ड्यूटी इन्वॉल्व है तो मैंडेमस मेंटेनेबल हो सकती है। अब हम मैंडेमस के बाद तीसरी रिट पर आते हैं, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का लिटरल मीनिंग होता है टू फॉरबिड या फिर रोक देना। इस रिट का यूज़ तब होता है जब कोई लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर जा रहा हो। हायर कोर्ट लोअर अथॉरिटी को कमांड देती है कि वो केस को आगे प्रोसीड ना करे। इस रिट का पर्पस होता है जुडिशियल डिसिप्लिन और जुरिस्डिक्शनल कंट्रोल। प्रोहिबिशन की सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि एक प्रिवेंटिव रिट है, मतलब ये रिट डिसीजन होने से पहले इशू होती है। अगर डिसीजन ऑलरेडी पास हो चुका हो तो प्रोहिबिशन इशू नहीं होगी। इसलिए एक लाइन याद रखिए, प्रोहिबिशन इज इशूड बिफोर द फाइनल ऑर्डर। इस रिट का ऑब्जेक्टिव होता है फ्यूचर इलीगैलिटी को रोकना, ना कि पास्ट मिस्टेक को करेक्ट करना। इस कॉन्सेप्ट को समझना सर्टरी के साथ कंपैरिजन में बहुत हेल्पफुल होता है। अब हम प्रोहिबिशन के बाद सर्टेरी पर आते हैं। सर्टेरी का मतलब होता है टू क्वैश या फिर टू कैंसिल। इस रिट का यूज़ तब होता है जब लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल ऑलरेडी एक इलीगल ऑर्डर पास कर चुके हों। सर्टेरी एक क्यूरेटिव रिट है, यानी ये पास्ट इलीगैलिटी को करेक्ट करती है। अगर प्रोहिबिशन फ्यूचर को देखती है तो सर्टेरी पास्ट को करेक्ट करती है। सर्टेरी तब इशू होती है जब लोअर अथॉरिटी ने जुरिस्डिक्शन के बिना ऑर्डर पास किया हो, अपनी जुरिस्डिक्शन से ज़्यादा पावर यूज़ की हो, या फिर प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस वायलेट किया हो, या रिकॉर्ड पर अपेरेंट एरर हो। जुडिशरी एग्जाम्स में एरर अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड एक बहुत पॉपुलर फ्रेज है। अगर आप सर्टेरी के आंसर में ये ग्राउंड्स क्लियरली लिख देते हैं तो एग्जामिनर को डाउट नहीं रहता कि आपको कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर है या नहीं। अब हम प्रोहिबिशन और सर्टेरी के बीच में डिफरेंस को क्लियर करते हैं। प्रोहिबिशन प्रिवेंटिव रिट है, डिसीजन से पहले इशू होती है, लोअर कोर्ट को फ्यूचर एक्शन से रोकती है। सर्टेरी क्यूरेटिव रिट है, डिसीजन के बाद इशू होती है, इलीगल ऑर्डर को क्वैश करती है। यहाँ पर एक लाइन याद रखनी ज़रूरी है, प्रोहिबिशन इज़ प्रिवेंटिव एंड सर्टेरी इज़ क्यूरेटिव। अब हम आते हैं फिफ्थ और लास्ट रिट पर, जिसका नाम है क्यू वारंटो। क्यू वारंटो का लिटरल मीनिंग होता है बाय व्हाट अथॉरिटी, यानी आप किस अथॉरिटी से इस पब्लिक ऑफिस पर बैठे हो। इस रिट का पर्पस होता है पब्लिक ऑफिस को इलीगल ऑक्यूपेशन से बचाना। जब कोई पर्सन बिना लीगल एलिजिबिलिटी के, बिना प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन के या स्टेटरी रूल्स के वायलेशन में किसी पब्लिक ऑफिस को होल्ड करता है तो क्यू वारंटो इशू करती है। इस रिट का फोकस इंडिविजुअल लिबर्टी पर नहीं बल्कि पब्लिक इंटरेस्ट पर होता है। क्यू वारंटो की सबसे यूनिक और इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि इस रिट के लिए पर्सनल इंटरेस्ट प्रूव करना ज़रूरी नहीं होता, मतलब कोई भी सिटीज़न क्यू वारंटो फाइल कर सकता है। यहाँ पेटिशनर को ये दिखाने की ज़रूरत नहीं होती कि उसका पर्सनल इंटरेस्ट या राइट वायलेट हुआ है। सिर्फ एक बात प्रूव करनी होती है कि रेस्पोंडेंट इलीगल तरीके से पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहा है। इसीलिए क्यू वारंटो को पब्लिक लॉ रेमेडी कहा जाता है। अब समझते हैं क्यू वारंटो तभी इशू होती है जब कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस सेटिस्फाई होती हैं। पहली कंडीशन है ऑफिस पब्लिक ऑफिस होना चाहिए, प्राइवेट ऑफिसेस के लिए क्यू वारंटो इशू नहीं होती। दूसरी कंडीशन है ऑफिस स्टेटरी या कॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए, सिर्फ एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट के लिए नहीं। तीसरी कंडीशन है ऑफिस का टेन्योर परमानेंट या सब्सटेंटिव होना चाहिए। एंड फोर्थ कंडीशन है अपॉइंटमेंट इलीगल होनी चाहिए, जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉलो ना किया गया हो या स्टेटरी प्रोविजन का वायलेशन हुआ हो। क्यू वारंटो का सबसे इम्पॉर्टेंट केस है यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर वर्सेस गोविंद राव। इस केस में वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट स्टेटरी प्रोविजंस के वायलेशन में की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब अपॉइंटमेंट लॉ के अकॉर्डिंग नहीं होती तो कोर्ट का पूरा राइट
है कि क्यू वारंटो इशू करे। कोर्ट ने यह भी क्लेरिफाई किया कि क्यू वारंटो का पर्पस इंडिविजुअल को पनिश करना नहीं होता बल्कि पब्लिक ऑफिस की सैंक्टिटी को प्रोटेक्ट करना होता है। ये जजमेंट क्यू वारंटो के कॉन्सेप्ट में क्रिस्टल क्लियर दी गई है। अब एक इम्पॉर्टेंट कंपैरिजन समझते हैं क्यू वारंटो और मैंडेमस के बीच में। मैंडेमस का पर्पस होता है पब्लिक अथॉरिटी को ड्यूटी परफॉर्म करने का ऑर्डर देना। क्यू वारंटो का पर्पस होता है ये चेक करना कि कोई पर्सन पब्लिक ऑफिस लीगली होल्ड कर रहा है या नहीं। मैंडेमस ड्यूटी एनफोर्समेंट और पर्सनल राइट इन्वॉल्व के बारे में बताता है और क्यू वारंटो ऑफिस लीगैलिटी पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व इससे डील करता है। अब हम एक बार सारी 5 रिट्स को एक साथ रिवाइज करते हैं। हैबिस कॉर्पस इलीगल डिटेंशन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। मैंडेमस पब्लिक अथॉरिटी को ड्यूटी परफॉर्म करने का ऑर्डर देता है। प्रोहिबिशन लोअर कोर्ट को फ्यूचर इलीगल एक्शन से रोकता है। सर्टेरी इलीगल ऑर्डर को क्वेश करता है। क्यू वारंटो इलीगल पब्लिक ऑफिस होल्डिंग को चैलेंज करता है। अब हम आते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे पावरफुल आर्टिकल पर, यानी आर्टिकल 32। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल कहा था। और ये सिर्फ एक इमोशनल स्टेटमेंट नहीं था, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल रियलिटी है। आर्टिकल 32 खुद एक फंडामेंटल राइट है। मतलब अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यहाँ किसी भी लोअर अथॉरिटी के पास जाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। आर्टिकल 32 का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पर स्पीडी और इफेक्टिव रेमेडी मिले। एक लाइन याद रखिए, आर्टिकल 32 इज इटसेल्फ अ फंडामेंटल राइट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ अदर फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कॉन्स्टिट्यूशनल रिट्स इशू करने की, और ये रिट्स हैं हैबिस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टेरी और क्यू वारंटो। यहाँ पर एक बात समझिए, आर्टिकल 32 के अंदर रिट्स सिर्फ फंडामेंटल राइट्स एनफोर्समेंट के लिए इशू होती हैं। अगर कोई लीगल राइट वायलेट हुआ लेकिन वो फंडामेंटल राइट्स नहीं है तो आर्टिकल 32 डायरेक्टली अप्लाई नहीं होगा। इस सिचुएशन में हाई कोर्ट का आर्टिकल 226 ज़्यादा रेलेवेंट हो जाता है। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट को सेंटिनल ऑन द क्यू वाइव यानी वॉचडॉग ऑफ फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। आर्टिकल 32 के कॉन्टेक्स्ट में केस लॉ है एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997। ये एक लैंडमार्क जजमेंट है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुडिशियल रिव्यू अंडर आर्टिकल 32 और 226 कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। मतलब पार्लियामेंट चाहे जितना भी अमेंडमेंट ले जाए, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 की जुडिशियल रिव्यू पावर एबोलिश या डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती। कोर्ट ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट दोनों फंडामेंटल राइट्स के अल्टीमेट गार्जियंस हैं। इस जजमेंट के बाद ये क्लियर हो गया कि रिट जुरिस्डिक्शन सिर्फ प्रोसीजरल पावर नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी का हिस्सा है। अब हम आते हैं आर्टिकल 226 पर, जो हाई कोर्ट्स को रिट पावर देता है। आर्टिकल 226 का स्कोप आर्टिकल 32 से वाइडर है, क्योंकि आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट्स रिट्स इशू कर सकती हैं फंडामेंटल राइट्स के लिए भी और लीगल राइट्स के लिए भी। इसका मतलब ये है कि अगर कोई राइट स्टेट्यूट के अंदर दिया गया हो और वो वायलेट हो रहा हो तो भी हाई कोर्ट रिट इशू कर सकती है। इसीलिए आर्टिकल 226 का स्कोप वाइडर है आर्टिकल 32 से। अब हम आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 का कंपैरिजन समझते हैं। आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट इटसेल्फ है, सिर्फ फंडामेंटल राइट्स एनफोर्समेंट के लिए काम करता है। सुप्रीम कोर्ट डील करती है, कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड नॉर्मली। आर्टिकल 226 नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट इज़ अ लीगल प्लस फंडामेंटल राइट्स और हाई कोर्ट्स और डिस्क्रिशनरी पावर से डील करता है। यहाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी और याद रखनी, सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल 32 का एक्सरसाइज जनरली मैंडेटरी होता है, जबकि हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के अंडर रिलीफ डिनाई भी कर सकता है।
इस पूरे वीडियो के साथ हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक सबसे पावरफुल चैप्टर को समझकर कंप्लीट करते हैं, रिट जुरिस्डिक्शन। अगर फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन का प्रॉमिस है तो रिट्स उन प्रॉमिसेस को ग्राउंड रियलिटी बनाते हैं। आज हमने देखा कि कैसे हैबिस कॉर्पस इंडिविजुअल लिबर्टी का सबसे स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टर है, कैसे मैंडेमस स्टेट और पब्लिक अथॉरिटीज़ को अकाउंटेबल बनाता है, कैसे प्रोहिबिशन और सर्टेरी जुडिशियल डिसिप्लिन और जुरिस्डिक्शनल कंट्रोल मेंटेन करते हैं, और कैसे क्यू वारंटो पब्लिक ऑफिसेस की प्योरिटी और लेजिटिमेसी को प्रोटेक्ट करता है। ये 5 रिट्स मिलकर एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल शील्ड बनाते हैं जो स्टेट पावर को लॉ के अंदर रखता है। हमने ये भी समझा कि आर्टिकल 32 सिर्फ एक प्रोसीजर नहीं बल्कि खुद एक फंडामेंटल राइट है। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट और सोल कहा। और साथ ही हमने देखा कि आर्टिकल 226 का स्कोप आर्टिकल 32 से ज़्यादा वाइड है, क्योंकि हाई कोर्ट्स लीगल राइट्स के लिए भी रिट इशू कर सकती हैं। एल चंद्र कुमार केस ने ये बात फाइनल सील कर दी कि जुडिशियल रिव्यू अंडर आर्टिकल 32 और 226 कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। मतलब ये पावर्स कभी भी पार्लियामेंट के थ्रू ख़त्म नहीं की जा सकती। जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए रिट्स सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, रिट्स एक माइंडसेट सिखाते हैं, रूल ऑफ लॉ का माइंडसेट। ये सिखाते हैं कि पावर किसी के पास भी हो वो एब्सोल्यूट नहीं होती, लॉ हमेशा सुप्रीम रहता है। इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव सिर्फ डेफिनेशन या केसेस याद करवाना नहीं था। इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव ये था कि आप समझें कब कौन सी रिट किस सिचुएशन में अप्लाई होती है और कैसे कोर्ट्स राइट्स और गवर्नेंस के बीच बैलेंस क्रिएट करती हैं। अगर आप इस अंडरस्टैंडिंग के साथ जुडिशरी मेंस में आंसर लिखेंगे या फिर प्रीलिम्स में एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो रिट्स आपके लिए एक स्कोरिंग और कॉन्फिडेंट एरिया बन जाएगा। इसी के साथ 5 टाइप्स ऑफ रिट्स पर ये डिटेल कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कशन यही कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।